नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपी लेखपाल की बात करें, जो हमारा एग्ज़ाम 19 जून को होना था, उसकी डेट बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है। तो बच्चों, आपके पास कुछ बच्चों को इससे निराशा भी होगी, उन बच्चों को निराशा होगी जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, और जिन बच्चों की तैयारी में कहीं ना कहीं कमी थी, उन बच्चों के लिए एक गोल्डन चांस भी है। क्या कि आपकी तैयारी में जो भी कमी रह गई थी, आप उस कमी को इन बीच के जो समय अपने पास 1 महीने का जो समय आपको मिला है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी पर्याप्त हो गया है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही एक एक वे में पढ़नी है, एक तरीके से पढ़नी है। किसी भी सब्जेक्ट में हमें जल्दबाजी कतई नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से, और एक हमें सारी चीज़ें क्लियर करनी है। आपको पता है कि लेखपाल में क्या क्या आता है, आपके पास में आपका सिलेबस भी है। उस सिलेबस में कहीं ना कहीं 25 नंबर की जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी। उस जीके जीएस में कहीं ना कहीं साइंस का रोल रहेगा। पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो 25 नंबर 25 नंबर का एक अहम रोल वहाँ से भी है। तो हमें एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट को अपना वीक नहीं करना है, वहाँ से भी 25 नंबर में हमें नंबर प्राप्त करने हैं। तो वो नंबर तभी आपके प्राप्त होंगे जब आप करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन, 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन, हो सकता है 5 क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएं, और बाकी अदर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो और एक चीज़ आपको पता है, पॉलिटी का एक अपना अहम रोल रहता है। पॉलिटी यानी कि संविधान की बात करें तो संविधान से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। तो पॉलिटी में मैंने कई सारे आपको टॉपिक पढ़ाए, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मैंने बताया आपको, मौलिक कर्तव्य बता दिए। इसके साथ ही साथ मैंने डीपीएसपी आपको बताया था, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें ये मैंने आपको बता दिया था। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी इंग्लिश में क्या बोलते, तो आप कहेंगे इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, इसके बारे में आज हम एक एक चीजें पढ़ने वाले हैं। आपको पता है, सबसे पहले तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कौन होता है, इसका काम क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, महान्यायवादी एक तरह से कह सकती है सरकार का क्या होता है, सरकार का संरक्षक होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, और साथ ही साथ ये कितने साल तक अपने पद पर रहता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। क्या इसका कोई पॉलिटी यानी इसका खुद का एक अपना अनुच्छेद होता है, यानी कि अनुच्छेद होने का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद होने का मतलब होता है कि संविधान में इसके बारे में लिखा गया है, तो उस व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो महान्यायवादी है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक एक चीज हम सीखने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, पॉलिटी में याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का महान्यायवादी। क्या बोलते हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात आती है, आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का महान्यायवादी, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, यानी किस अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, लिखा गया है, और कौन सा भाग है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद हैं मूलतः, और उसके पार्ट पर देखा जाए तो वो 450 के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन मूलतः हमारे पास 395 माने जाते हैं।
और भाग की बात करें, हमारे संविधान में मूलतः 22 भाग हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े भी देखे जाए तो 22 + 3 यानी कि 25 हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 9A जुड़ गया, 4A जुड़ गया, तो इस प्रकार से 22 + 3 बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इस भारत के महान न्यायवादी के लिए आर्टिकल कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन, इसे किस भाग में रखा गया है, किस पार्ट में रखा गया है? जैसा बताइए, नागरिकता किस पार्ट में? आप कहेंगे भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किस में? भाग 3 में। डीपीएसपी किस में? 4 में। इसी प्रकार से इसका भी तो कोई ना कोई भाग होगा, कोई ना कोई आर्टिकल होगा। तो सबसे पहले आपसे आर्टिकल पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और आपसे पार्ट भी पूछा जाता है। तो बात करेंगे इसका भाग की बात करें, इसका पार्ट किस पार्ट में इसका जिक्र है? तो याद रखेंगे भाग 5 में। भाग 5 में इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसका आर्टिकल की बात करें तो इसका अनुच्छेद कौन सा रहने वाला है? तो आपको याद रखना है 76, मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 76 के बारे में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि बताइए अनुच्छेद 76 का रिलेशन, संबंध किससे है? अनुच्छेद संबंध का सीधा सा मतलब किससे होता है? भारत का महान्यायवादी, यानी कि अनुच्छेद 76 में बोला गया है कि एक भारत का महान न्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा होता है? आप कहेंगे 52 होता है। संसद के लिए 79 होता है। राज्यसभा के लिए 80 होता है। लोकसभा के लिए 81 होता है। राज्यपाल के लिए 153 होता है। मुख्यमंत्री के लिए 164 होता है ना? तो इस प्रकार से इसका भी एक अपना आर्टिकल होता है 76। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है। अनुच्छेद 76 में और भाग 5 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बच्चों, अपना उद्देश्य केवल सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, बल्कि जो चीज यहाँ पर बताई जाएगी उससे आपको क्लास में लर्न हो जाएगा। अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना पढ़ाया जाएगा वो सब आपका क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, और क्लास खत्म होते होते वो सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे ये होता कौन है, यानी इसके बाद में आर्टिकल समझ लिया, इसका भाग समझ लिया, अब इसका काम क्या होता है, क्यों इसे नियुक्त किया जाता है? तो याद रखेंगे, इसकी बात करें, ये भारत सरकार का एक विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे भारत सरकार का एक विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? विधिक अधिकारी। विधिक का मतलब क्या होता है? विधिक अधिकारी। विधि माने क्या होता है? तो आप कहेंगे विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। यानी कि ये भारत सरकार का एक कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का एक विधि अधिकारी, एक कानूनी अधिकार होता है इसके पास में। अच्छा, इसके बाद में इसे भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं। याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे भारत सरकार का याद रखेंगे, इसे भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। इसे भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो महान्यायवादी होता है, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कौन सा अधिकारी? विधिक अधिकारी होता है। कानूनी हस्तक्षेप में ये क्या होता है? संलग्न होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि अटॉर्नी जनरल की बात करें, इसके लिए भाग कौन सा है? भाग 5 है। अनुच्छेद की बात करेंगे 76 यानी कि 76 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। और ये एक विधिक अधिकारी होता है। और कैसा विधिक अधिकारी? ये भारत सरकार का सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च का मतलब होता है जो सब में उच्च हो, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी। तो आपको गलती से भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की ओर नहीं जाना है। वो कौन होता है? तो आप कहेंगे महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आई, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपसे ये पूछा जाता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट इसे कौन करता है? ठीक है, कोई ना कोई तो इसे नियुक्त करता होगा। जैसे आपको पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे इसे भी तो कोई ना कोई नियुक्त करता होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है?
तो याद रखेंगे इससे अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आप कहेंगे इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, राष्ट्रपति तो साइन करता है लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता। ऐसे तो वो किसी को उठाकर बना देगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने विवेक से काम नहीं करेगा। अपने विवेक से काम करेगा तो किसी भी व्यक्ति को बना सकता है ना। तो उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि एक मंत्री परिषद होती है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति तो करेगा लेकिन मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा। जो मंत्री परिषद जितने भी लोग होंगे उनकी कहीं ना कहीं सिफारिश लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। जब वो लोग कहेंगे तभी नियुक्ति ये कर सकता है। तो राष्ट्रपति करता है लेकिन राष्ट्रपति करेगा लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। किसकी? मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखेंगे, परिषद की सिफारिश पर करेगा, सिफारिश पर करेगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं एक मंत्री परिषद को बुलाया जाता है, उसकी बैठक होती है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि किस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन बात ये आ गई कि इसकी नियुक्ति हो गई, यहाँ तक सीख गए। अब ये कितने साल तक अपने पद पर रह सकता है? आपको पता है प्रधानमंत्री बनता है 5 साल के लिए बनता है, राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनता है, यहाँ तक कि जो गांव का प्रधान होता है ये भी 5 साल के लिए बनता है। तो इसका भी कोई ना कोई एक टाइम पीरियड होगा, कोई ना कोई समय होगा, बिल्कुल होगा। तो याद रखेंगे इसका जो समय होता है, जो कार्यकाल होता है, तो बच्चों ये ना तो 5 साल होता है, ना 4 साल, ना 2 साल, इसका कोई समय ही नहीं होता। फिर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे, राष्ट्रपति का जब तक आपके सर में आशीर्वाद रहेगा तो आप अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, और राष्ट्रपति जब चाहे तब आपको हटा सकता है। यही होता है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक आप अपने पद पर रह सकते हैं, और राष्ट्रपति जब चाहेगा तब आपको हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ कंडीशन होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कभी भी किसी को हटा दे। हटाने का भी एक क्या प्रोसेस होता है कि उस व्यक्ति को कब हटा सकता है, वो भी हम चीजें देखने वाले। लेकिन फिलहाल अभी याद रखेंगे कि कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो याद रखेंगे इस प्रसाद पर्यंत का मतलब पता है क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब होता है राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक आपको रख सकता है, और जब चाहे तब आपको बर्खास्त कर सकता है, आपके पद से हटा सकता है, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की समझाने का और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसका हम रिवाइज करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, भारत का महान्यायाधीश किस भाग में? आप कहेंगे भाग 5 में। आर्टिकल कौन सा? 76 है। ये भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। और ये अपने पद पर कब तक रहेगा? तो आप कहेंगे अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? क्या उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि योग्यताएं बताइए। अच्छा बताइए, क्या आप क्या महान्यायवादी बन सकते हैं? क्या महान्यायवादी बनने की भी एक कंडीशन होती है। जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसमें फॉर्म में लिखा होता है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। एक तो आप 18 साल की होने चाहिए, आप 18 साल के होने चाहिए ना। एक योग्यता होती है, गांव का प्रधान बनना है तो उसकी भी एक योग्यता होती है। गांव का प्रधान बनने की उम्र कितनी होती है बताइए? गांव का यदि आपको गांव का प्रधान बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों कम से कम 21 साल होनी चाहिए। 21 साल के पहले आप प्रधानी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 21 साल और अधिक तो आप 80-90 साल कभी भी भर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और 21 के बाद में अधिकतम कोई उम्र नहीं होती है। आप बूढ़े हो जाएं फिर भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो
जिस प्रकार से इनकी एज 21 साल होती है, इसी प्रकार से इनकी हम योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। योग्यता को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी योग्यता की यदि हम बात कर लें, इसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, क्या कंडीशन है, किस व्यक्ति को बनाया जा सकता है, वो हम देखने वाले हैं। तो याद रखेंगे, उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि यदि आपको महान न्यायवादी बनना है तो आपके पास में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सके, यानी सुप्रीम कोर्ट में सदस्य बनने की योग हो। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सदस्य बनने की योग की आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि वही व्यक्ति बन सकता है जी जो सुप्रीम कोर्ट में सदस्य बनने के योग हो, ठीक है। चलिए, तो योग्यता क्या होती है, योग्यता वही होगी, उसी व्यक्ति को बनाया जाता है, उसी व्यक्ति को बनाया जाता है, उसी व्यक्ति को बनाया जाता है, उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखा हो, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की यानी कि जज बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता। यानी कि बच्चों, आपको यदि महान्यायवादी बनना है तो महान्यायवादी की योग्यता क्या होगी, जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर आपकी योग्यता होनी चाहिए, तभी ना इसे भारत का सर्वोच्च बोला गया। सर्वोच्च क्यों बोला गया है, कोई मामूली पर्सन तो होगा नहीं। सर्वोच्च का मतलब होता है विधि का ज्ञाता, यानी और बोला गया कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि कानून के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो जज, और आपको पता है जज के बारे में लॉ की पढ़ाई यानी कि कानून की पढ़ाई उसे भी पढ़ाई जाती है। तो याद रखेंगे, इसकी योग्यता क्या होती है, इसकी योग्यता ये होती है कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। चलिए, यहां तक की क्या चीजें क्लियर हो गई क्या। दूसरा पॉइंट, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब कोई विदेशी आकर हमारे यहाँ महान्यायाधीश तो बन नहीं सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये हमें प्राप्त है। कोई विदेशी आकर हमारे देश में महान्यायाधीश नहीं बन सकता है, उसे पहले भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। और नागरिकता लेने की कंडीशन क्या होती है, एक टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आपको, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, उसमें सारी चीजें बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट, वो भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कोई विदेशी ना हो, भारत का नागरिक हो, उसे बनाया जा सकता है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन की बात करें यदि, तो भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का काम किया हो, 10 वर्ष तक, 10 ईयर, 10 वर्ष तक वकालत की हो। क्या की हो, वकालत का मतलब वकील के तौर पर काम किया हो, वकालत किया हो, ठीक है, वकालत का काम किया हो। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी उच्च न्यायालय में यानी किसी भी हाई कोर्ट में, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, 5 वर्ष तक जज यानी कि न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, के रूप में काम किया हो। इसके बाद में लास्ट पॉइंट, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति की नजर में विधि ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि ज्ञाता हो। विधि का मतलब होता है कानून के बारे में उसे नॉलेज हो, विधि ज्ञाता हो।
इतनी कंडीशन होती है, ये योग्यता होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाना है तो इनमें से उसके पास एक गुण होना चाहिए। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता क्या? अब ये नहीं कि 10वीं पास हो 12वीं पास हो उसे बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए कंडीशन है, आपने लॉ की पढ़ाई कर ली तो भी नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी कंडीशन है, आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन जो आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जा रही वो तो आपने किया ही नहीं। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत का नागरिक है तो वो तो बन सकता है, पहला पॉइंट। लेकिन केवल भारत के नागरिक होने से तो कुछ होगा नहीं, हम भी तो भारत के नागरिक हैं, क्या बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि वो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है भारत का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट तो होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है, उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी न्यायालय में 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक उसने यदि वकालत की है, वकील के तौर पर कार्य किया है, उस व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है महान्यायवादी। तो दूसरा पॉइंट कि भारत के किसी भी न्यायालय में 10 साल तक उसने वकील के तौर पर काम किया, उसे भी बनाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज के तौर पर कार्य किया हो, 5 साल तक जज के तौर पर कार्य किया हो, उस व्यक्ति को भी महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और एक लास्ट पॉइंट क्या, ये कुछ ना होने पर भी बनाया जा सकता है, कब? राष्ट्रपति की कोई नजर में, राष्ट्रपति के नजर में एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाएगा और उस बैठक में इसकी चर्चा की जाएगी। तो राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति महान्यायवादी बनने के योग्य है। वो हाईकोर्ट में उसने काम नहीं किया, वकील के तौर पर काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता नहीं रखता है, फिर भी राष्ट्रपति बना सकता है, लेकिन वो एक विधि ज्ञाता होना चाहिए, उसे भारत के नॉलेज, यानी कि भारत का जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के बारे में उसे एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उत्कृष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन हो गई, इसकी योग्यता क्या होगी। उम्मीद है आपको योग्यता समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही बारीकी से आपको सिखाने की कोशिश की और ये चीज आपको क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे, यहां तक मैंने आपको योग्यता बता दी। अब बात करेंगे अनुच्छेद 76। मैंने बताया कि अनुच्छेद 76 में इसके पद का सृजन किया जाता है, तो अनुच्छेद 75 में इसका सृजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमारे पास क्या है 76। इसके बाद में 76 के एक ही यानी फर्स्ट की बात करें, 76 की फर्स्ट की बात करें, 76 की सेकंड की बात करें, तो आपसे फर्स्ट सेकंड के बारे में हो सकता है कि पूछ ले, लेकिन ये बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, केवल आपसे इतना ही पूछा जाता है इसके पद का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना है 76। ठीक है, लेकिन अब एग्जामिनर के मूड का कोई समझ नहीं सकता उसके माइंड में क्या चलता है, तो हम सारी चीजें हम ऐसा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। वो कहाँ से पूछेगा, जहां से पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं। तो अनुच्छेद 76 की बात करें तो इस 76 में इसके पद का सृजन किया गया है। पद किसमें? 76 में। और 76 के फर्स्ट की बात करें तो 76 के फर्स्ट में इसकी नियुक्ति की जाती है, और आपको भली बात ही पता है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। 76 सेकंड की बात करें, इसके कार्य के बारे में बताया गया है, कार्य के बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, 76 आर्टिकल के 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, 76 का फर्स्ट, 76 का सेकंड। 76 में इसका पद है, 76 के फर्स्ट में इसकी नियुक्ति कौन करेगा इसके बारे में बताया गया, और 76 के सेकंड में इसके काम के बारे में बताया गया। अभी तक मैंने सीखा, इसका काम तो भी सीखा नहीं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी योग्यता क्या होती है, किस अनुच्छेद में, किस भाग में, ये कौन होता है, इतना ही तो सीखा है। अब हम सीखेंगे इसके काम क्या होते हैं, असल में इसे क्यों बनाया जाता है, इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब देखेंगे हम
इसके काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके हम कार्य की बात कर लेते हैं, इसका काम क्या होता है, क्यों ये बनाया जाता है। तो इसके कार्य की भी हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये उन विषयों पर भारत सरकार को, ये उन विषयों पर, उन सब्जेक्ट पर, उन विषयों पर, उन विषयों पर भारत सरकार को, भारत सरकार को, उन विषयों पर भारत सरकार को, उन विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देता है, जो विधिक सलाह देता है, जो सलाह देता है, जो सलाह देता है, जो यानी कि विधिक सलाह देगा। और कौन सी सलाह देगा, जो विषय राष्ट्रपति से इसे सौंपते हैं, जो विषय, जो विषय राष्ट्रपति से सौंपते हैं, राष्ट्रपति से सौंपते हैं, राष्ट्रपति इसे सौंपते हैं। यानी कि राष्ट्रपति कहेंगे आज ये आपको काम करना है तो वही काम करेगा, यानी कि उसके खुद का कोई काम नहीं होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सब्जेक्ट दिया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में, इस विषय में आपको कोई डिसीजन लेना है या इसके बारे में रिसर्च करना है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति बताएंगे। यानी कि राष्ट्रपति काम उसे देते कि ये काम आपको करना है। तो इसका काम क्या होता है, ये उन विषयों पर काम करता है जो राष्ट्रपति के द्वारा उसे विषय दिए जाते हैं। जिस सब्जेक्ट पर राष्ट्रपति कहेगा कि इस विषय पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है, इसके बारे में रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को फिर हमें सौंपेंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी विषय दिए जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उस सब्जेक्ट में ये काम करता है। ठीक है, उस विषय में ये काम करता है, ये आपको बात याद रखनी है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं, अन्य कर्तव्यों में भी काम करता है। इसके अन्य कर्तव्य भी होते हैं, कई सारे इसकी ड्यूटी होती है। अन्य कर्तव्य, अन्य कर्तव्य भी है इसके पास में। तो अन्य भी जो काम दिए जाते हैं वो भी काम करता है। इसके बाद में एक पॉइंट और याद रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या, कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। ये कोर्ट में, कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है, सरकार का पक्ष रखता है। याद रखेंगे ये भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है, तो इसका भी तो कर्तव्य है अपने स्वामी के प्रति कार्य करना। तो भारत सरकार की तरफ से ये क्या जाता है, ये एक वकील के तौर पर जाता है कोर्ट में। यानी कि भारत सरकार का एक ये वकील भी कह सकते हैं कि भारत सरकार का ये पक्ष रखता है। पक्ष कौन रखेगा, जो अपना वकील होता है। तो भारत सरकार का एक विधिक कानूनी अधिकार इसके पास होता है और ये भारत सरकार का पक्ष भी रखता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सौंपे जाएंगे काम वो करेगा। इसके अलावा अन्य भी कई सारे काम इसको दिए जाते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार का ये पक्ष भी रखता है। ठीक है, भारत सरकार का ये पक्ष भी रखता है। ये इसके कार्य होते हैं। उम्मीद है आपको इसके कार्य समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे। एक हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 88। इससे संबंधित मात्र दो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, 76 और 88। 76 में क्या, इसके पद के बारे में, और आपसे 88 भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 88 भी आपसे पूछा जाता है। आर्टिकल 88 की बात करें, अनुच्छेद 88 की बात करें, ये भी आपसे पूछा जाता है। इस अनुच्छेद 88 में कौन सी बात बोली गई है, इसमें कहा गया कि भारत की संसदीय जो कार्रवाई होती है, भारत की संसदीय कार्रवाई, संसदीय का मतलब संसद से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है, संसदीय कार्रवाई, भारत की जो संसदीय कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में क्या करता है, ये उस कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। यानी कि उसमें हिस्सा ले सकता है, वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पर जा सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो आपको समझ आया कि वो हिस्सा ले सकता है तभी तो कोर्ट में जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, ब्रिटेन का महान्यायवादी वोटिंग कर सकता है क्योंकि संसद का सदस्य होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था में शामिल हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन
वोटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जा तो सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपनी तरफ से सारी कोशिश कर सकता है, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकता है। और यहीं पर ब्रिटेन की बात करें तो जो ब्रिटेन का होता है, ब्रिटेन की बात करें तो जो ब्रिटेन का महान्यायवादी होता है, इसके पास में दोनों अधिकार होते हैं, दोनों अधिकार होते हैं। कौन कौन से? वो जा भी सकता है और अधिकार है उसके वोट डालने का भी अधिकार है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 88 के संबंध डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। 88 का मतलब है ये महान्यायवादी किसी भी कोर्ट में जा सकता है, सरकार की तरफ से जा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, उसमें शामिल हो सकता है, बट वो वोट नहीं डाल सकता। इस बात को आपको समझना है कि वो जा तो सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। सारी चीजें वो कर सकता है, केवल वोट को छोड़कर वो सब कुछ कर सकता है, शामिल हो सकता है, बहस कर सकता है, अपने सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में वहां का जो महान्यायवादी वो दोनों काम कर सकता है, शामिल होगा, साथ ही साथ वोट डाल सकता है, लेकिन भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं महान्यायवादी के सहायक। भाई देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है उसका कोई ना कोई सहायक होता है, तो महान्यायवादी का भी सहायक होगा, महान्यायवादी का सहायक, है ना, जिसे बोलते हैं हेल्पर। तो महान्यायवादी का सहायक तो होगा, हर व्यक्ति एक अपना सहायक रखता है ना, तो इसका भी कोई ना कोई एक सहायक होगा। वो सहायक क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट, ये जो महान्यायवादी होता है अकेला नहीं होता है, इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में होता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल, याद रखेंगे, सॉलिसिटर एक जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एक ये होता है, इसके अलावा अतिरिक्त भी होते हैं, अतिरिक्त का मतलब और भी होते हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, सिटर जनरल। तो याद रखेंगे हमारे पास एक सॉलिसिटर होगा, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन इन सबकी नियुक्ति कौन करती है, तो नियुक्ति की जब भी बात करेंगे तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, ठीक है, इस गलती को आपको यहाँ पर सुधारना है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो यहाँ पर गलती से भी राष्ट्रपति का नाम मत लेना, यहाँ पर इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसकी? प्राइम मिनिस्टर करता है। याद रखेंगे, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जबकि जो अन्य होते हैं सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर की जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री करता है। याद रहेंगे, याद रखना आपको, ये याद रखना है कि जो हमारे पास महान्यायवादी होता है इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि जो अन्य सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको विशेष याद रखना है, क्योंकि आप इसमें राष्ट्रपति लगा सकते हैं और जैसे राष्ट्रपति लगाएंगे तो एग्जामिनर तुम्हारे क्या करेगा, लगा देगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, महान्यायवादी का वेतन। महान्यायवादी के वेतन की बात करें, महान्यायवादी का वेतन क्या होता है, महान्यायवादी का वेतन, महान्यायवादी के वेतन की बात करें, इसकी सैलरी की बात करें, सैलरी क्या होती है इसकी, ठीक है। एक एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। टाइम जरूर लगेगा लेकिन सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। कोर्ट में सुनवाई के लिए 1 दिन का, ठीक है। तो महान्यायवादी के वेतन की बात करें तो कोर्ट में सुनवाई के लिए 1 दिन का 16,000 रुपए लेता है ये, याद रखेंगे। कोर्ट में जब ये सुनवाई करता है, कोर्ट में सुनवाई का, कोर्ट में सुनवाई का 1 दिन का चार्जेस, पता है इसका क्या है, 1 दिन का 16,000 रुपए लेता है ये। यानी कि जब ये कोर्ट में जाएगा, 1 दिन आपकी वकालत करेगा तो 1 दिन का 16,000 रुपए लेता है ये। भारत सरकार का होता है, भारत सरकार की तरफ से जाता है, 1 दिन का 16,000 रुपए लेता है। तो पहला पॉइंट, इसकी सैलरी क्या रहेगी, कोर्ट में जब सुनवाई करेगा तो 1 दिन में 16,000 रुपए लेता है,
नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार को एक सलाह के लिए 10,000 रुपए लेता है। अब समझ लीजिए, भारत सरकार को सलाह देगा तो कहेगा पहले 10,000 रुपए हमारी जेब में डालो। तो भारत सरकार को सलाह देगा तो भारत सरकार को एक सलाह के लिए 10,000 रुपए लेता है। एक सलाह के लिए 10,000 रुपए लेगा, एक सलाह देगा और आपसे कहेगा 10,000 रुपए दीजिए। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, अगर दिल्ली के बाहर सुनवाई के लिए, दिल्ली के बाहर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, दिल्ली में ही तो है। यदि आपने उससे कहा कि दिल्ली से बाहर आइए तो फिर क्या करेगा आपके साथ में, दिल्ली के बाहर याद रखेंगे, दिल्ली के बाहर यदि सुनवाई होती है, दिल्ली के बाहर सुनवाई होगी, तब ये क्या करेगा, दिल्ली के बाहर सुनवाई के लिए 40,000 रुपए लेता है। ये क्या लेता है, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए लेता है। अब समझ लीजिए, ये ऐसा व्यक्ति होता है, कोर्ट में एक दिन सुनवाई करेगा तो पहले कहेगा 16,000 रुपए हमारी जेब में डालिए। दिल्ली में करेगा तो यदि आप उसे दिल्ली से बाहर ले जाते हैं, मान लेते हैं आप मुंबई ले गए, कोलकाता ले गए, यूपी ले आए, तो वो कहेगा पहले 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि एक दिन का चार्ज 16,000 रुपए कहाँ, दिल्ली में है, और दिल्ली के बाहर यदि वो जाएगा तो एक दिन का 40,000 रुपए लेगा, एक दिन का 40,000 रुपए लेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि भारत सरकार को यदि कोई सलाह लेनी है, राष्ट्रपति सलाह इससे लेंगे कि बताइए इसमें क्या किया जाए, तो राष्ट्रपति से कहेगा पहले 10,000 रुपए हमारे जेब में डालिए, 10,000 रुपए डालिए और एक सजेशन लीजिए, यानी कि एक सुझाव के लिए, एक सलाह के लिए 10,000 रुपए लेता है। ऐसा होता है भारत का महान्यायवादी। तो इसकी सैलरी क्या होती है, इसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है कि तुम्हें 1,00,000 रुपए महीने मिलेगा, 50,000 मिलेगा, ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सुनवाई पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सुनवाई करेगा उतनी ज़्यादा इसकी इनकम होती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसका था, इसकी सैलरी की बात होगी, इसका वेतन क्या था उसकी बात होगी। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास है, अपना प्राइवेट काम कर सकता है। ये व्यक्ति ऐसा है, भारत सरकार का तो काम कर सकता है लेकिन अपना प्राइवेट काम भी कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट भी काम कर सकता है, सरकार का तो काम करेगा, ये अपना प्राइवेट भी काम कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ये अपना पर्सनल भी कोई काम कर सकता है, तो अपना प्राइवेट काम कर सकता है, अपना प्राइवेट काम कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है, प्राइवेट काम कर सकता है। तो सरकार के साथ साथ ये प्राइवेट काम भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये भी समझ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, बिना सरकार की इजाजत आपराधिक मामलों में नहीं जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिना सरकार की इजाजत, यानी कि बिना परमिशन के, इजाजत के आपराधिक मामलों में नहीं जा सकता। आपराधिक मामलों में यानी क्रिमिनल जो मैटर होते हैं, आपराधिक मामलों में नहीं जा सकता है, तो याद रखेंगे, ये बिना परमिशन के आपराधिक, कोई क्रिमिनल मैटर हो गया, कोई क्राइम हो गया। अब जब क्राइम हो गया ना, तो आपको एक सरकार से एक बार पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्राइम हो गया, यहाँ पर जाएं या ना जाएं, वो सरकार डिसाइड करेगा आपको जाना है कि नहीं जाना है। आप अपने से नहीं जा सकते किसी भी क्रिमिनल मैटर में, किसी भी आपराधिक मामले में आप बिना इजाजत के, आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक कुल 15 महान्यायवादी बने। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में अब तक कितने महान्यायवादी बने। भारत में अब तक 15 बने हैं। भारत में अब तक कितने महान्यायवादी बने, तो आपको बताना है भारत में अब तक 15 बने। कितने बने, 15 बने हैं। ठीक है, आपसे जब 15 बने तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। जैसे आपसे पूछा जाता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे पहले कौन थे, पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन थे, याद रखेंगे MC
सीतलवाड़। याद रखेंगे भारत का पहला महान्यायवादी कौन था, तो आपको बताना है MC सीतलवाड़। और ये कब बना था, ये 1950 में बना था, 1963 तक रहा था, यानी 1950 से 1963 तक ये रहते हैं। इसके बाद में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, यानी कि ये सबसे पहले भी थे, साथ ही साथ सबसे लंबा कार्यकाल। लंबा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दिनों तक इन्होंने काम किया था, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, लंबा कार्यकाल। देखिए आप 50 से 63 तक यानी 13 साल तक इनका कार्यकाल रहता है, 13 साल तक रहते हैं। इसके बाद में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है वर्तमान में कौन थे। वर्तमान में के वेणुगोपाल। इस समय कौन है, तो आप कहेंगे इस समय वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में के वेणुगोपाल। कौन, के वेणुगोपाल हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत सरकार के महान्यायवादी कौन है, आपको बताना है के वेणुगोपाल हैं। और आपसे क्रम भी पूछा जाता है किस नंबर के हैं, तो आपको बताना है ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब मैंने आपको एक एक करके सारे पॉइंट बता दिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बार आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जितने सारे पॉइंट बन सकते हैं वो सारे मैंने एक एक करके आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास क्या थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।